वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका टाइम ना लेते हुए, क्योंकि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का जो पेपर है उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है और आपका पेपर भी बहुत जल्दी होने वाला है, जिस वजह से ये वीडियो मैं आप लोगों के पास लेकर आया हूँ। सेमेस्टर एग्जाम में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फर्स्ट एलएलबी फर्स्ट सेम में है और एलएलबी फर्स्ट सेम का पेपर शीघ्र ही होने वाला है, जिसके रिगार्डिंग कुछ जो आपका अपडेटेड सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके जो 4 मॉड्यूल में आपके सिलेबस को डिवाइड किया गया और उन 4 मॉड्यूल से आपके क्वेश्चन पेपर कैसा क्या आ सकता है, उसकी जो संभावनाएं हैं, उसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसके आधार पर यह वीडियो मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आ रहा हूँ। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो आपका टुमारो और लेटर टुमारो आपके साथ आ जाएगा और लॉ ऑफ टॉर्ट्स पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज का यह जो वीडियो होने वाला है ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर है और इसके जो मेन टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है और मेरे द्वारा जो टॉपिक बताए जा रहे हैं उनमें से अधिकांशतः आप देख पा रहे होंगे कि आपके क्वेश्चन पेपर में आपको हेल्प हो रही हो और आप अच्छा लिख पा रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से कहाँ से कैसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उस विषय को लेकर। पहला जो मॉड्यूल है, पहले मॉड्यूल में जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो ऐसे तो लगभग 4 क्वेश्चन वहाँ पे बन रहे हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन वो बेहद इंपॉर्टेंट है जो अधिकांशतः सेमेस्टर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं उनका जो कंटेंट है वो वहाँ पे पूछा जाएगा। तो मेनली आपको क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक काइंड्स हैं यूनिटरी और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, तो यूनिटरी और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको पढ़ना है, क्या यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और भारत के परिप्रेक्ष्य में वह कहाँ तक लागू होता है, इस विषय को आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स होते हैं और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स होते हैं उसके विषय में आप पढ़िएगा, ये टॉपिक आने की संभावना है। इसके अलावा जो सेकंड टॉपिक है इससे रिलेट ही है, लेकिन इसका अपना एक सेपरेट क्वेश्चन बनता है, संविधान की प्रकृति। यहाँ पे बता दूं, यूनिटरी मतलब आपका एकात्मक संविधान और फेडरल मतलब संघात्मक संविधान। तो इन 2 संविधानों पर आपको पहला क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे जो मॉड्यूल 2 से बन रहा है वो नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बन रहा है, भारतीय संविधान की प्रकृति से बन रहा है। तो भारतीय संविधान की जो प्रकृति है, मोस्टली आप जानते हो कि हमारा जो संविधान है वो फेडरल का है, संघात्मक संविधान है। तो संघात्मक संविधान के नाते क्या उसके फीचर्स हैं, कुछ स्थितियां ये भी बनती हैं, कुछ परिस्थितियों में हमारे संविधान को एक बड़े अच्छे तरीके से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा प्रारूप समिति के माध्यम से डेवलप किया गया था और प्रारूप समिति ने एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन को लाने के लिए हर वो संभव प्रयास अलग अलग देशों में जाकर लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन की इस्टेब्लिश किया, जिससे भारत का संविधान एक अच्छा संविधान बन सके। उस विषय को लेकर जो कुछ यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स यहाँ पर समाहित किए गए हैं, अर्थात एकात्मक संविधान के प्रावधान भी भारतीय संविधान में देखने को मिलते हैं, साथ ही संघात्मक संविधान को मूल रूप से यहाँ पे समाहित किया गया है। जो केसी वियर साहब हैं उन्होंने इसको क्वासी फेडरल संविधान अर्ध परिसंघात्मक संविधान की भी संज्ञा दी है। तो कुल मिला के आपको नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर क्वेश्चन बनने की पूर्ण संभावना है, इसको आप लिखिएगा। नेक्स्ट आता है जो मॉड्यूल 2 है, यहाँ पे मैं देख पा रहा था आपके सिलेबस में जो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना है वो प्रियम्बल से बन सकती है कि हमारे संविधान के प्रियम्बल में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, उन कंडीशंस को के विषय में आप पढ़ें। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इन विषयों में, न्याय के बारे में, बंधुता के बारे में, तो यहाँ से कहीं क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। और 42nd अमेंडमेंट को कोरिलेट करके 42वें संविधान संशोधन 1976 को साथ में लिंकअप करते हुए आपको इस संविधान के प्रियम्बल के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा जो क्वेश्चन है मॉड्यूल 2 में वो शेड्यूल से भी पूछा जा सकता है। अनुसूचियां, भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां उल्लिखित हैं, उन 12 अनुसूचियों के बारे में अभी आप पढ़ के जाएं। ये जो क्वेश्चन है ये आपका यहाँ से बन सकता है। 8 अनुसूचियां हमारे भारत के संविधान बनने के समय अर्थात 26 नवंबर 1949 को जब संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था उस समय पे लिया गया था और 12 अनुसूचियों को समय समय पर संशोधनों के माध्यम से जोड़ा गया। तीसरा जो टॉपिक है वो टॉपिक आपका कहीं ना कहीं शॉर्ट नोट्स की तरफ इशारा करता है। शॉर्ट नोट्स पूछे जा सकते हैं या कहीं पूरा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इनके रिगार्डिंग आपको आर्टिकल 13 भी पढ़ के जाना है। आर्टिकल 13 में
एक्लिप्स के बारे में बताया गया, आच्छादन के सिद्धांत के बारे में, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनर्विलोकन भी बोलते हैं, और वेबर का सिद्धांत, आदित्यजन का सिद्धांत को भी आपको पढ़ के जाना है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। इस प्रकार से मॉड्यूल 2 में 3 क्वेश्चन बनने की संभावना है, प्रियम्बल, उद्देशिका से, शेड्यूल से, अनुसूचियों से, और 3 प्रकार के सिद्धांत, आच्छादन, न्यायिक पुनर्विलोकन और वेबर का सिद्धांत। इसके बाद आते हैं मॉड्यूल 3 पर। मॉड्यूल 3 से आपके 2 क्वेश्चन से ज़्यादा भी पूछे जाने की संभावना है, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स का पोर्शन है, तो एक तो आप जब भी फंडामेंटल राइट्स से कोई रिगार्डिंग क्वेश्चन आ रहा है तो आपको मेरा वो वीडियो लाभकारी रहेगा, जो वीडियो मैंने इसके पहले आप लोगों के ग्रुप में भेजा हुआ था, कंटेंट्स कैसे सेट करना है, इंडेक्स कैसे सेट करना है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, आप अपना इंडेक्स बनाइएगा, क्वेश्चन सारे जितने क्वेश्चन हैं उनमें सब में इंडेक्स बनाइए और अपनी प्रतिभा को दिखाने का प्रयास कीजिए। जो आपको कॉन्सेप्ट आता है उसको कॉन्सेप्ट को प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। तो तीसरा जो मॉड्यूल है वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूरी जो यूनिट है वो फंडामेंटल राइट पर बेस्ड है। और एक तो कॉमन क्वेश्चन बन सकता है कि मौलिक अधिकारों के बारे में बताइए, पार्ट 3 के बारे में बताइए। तो यदि इसके अलावा, क्योंकि बहुत 6 प्रकार के राइट्स मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में आप लोगों को प्रदत्त किए गए, उन 6 राइट्स को आपको जानकारी होनी चाहिए। तो जब भी आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो आप फंडामेंटल राइट्स लिख दीजिए, पार्ट 3 में बताया गया है 6 राइट्स है। तो उसके बाद जब आप आगे जाते हैं तो उस पर्टिकुलर मौलिक अधिकार के बारे में लिख दीजिए, यदि इक्वलिटी में पूछा जाता है, जो भी राइट्स पूछे जाते हैं, और उनके रिगार्डिंग डिसाइडेड केसेस को यहाँ पर लिखना ना भूलें, क्योंकि मौलिक अधिकार एक केसेस पर आधारित पूरा कॉन्सेप्ट है। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स यहाँ पर पूछे जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी आते हैं। अभी इतना टिपिकल पेपर नहीं आने वाला, नहीं तो कहीं कहीं पर तो ये स्थिति बनती है कि केस की जो फाइंडिंग्स है उस फाइंडिंग्स को देकर आपसे पूछा जाता है। और यहाँ पर जो भारतीय संविधान है, केस स्टडी मेथड से भी आंसर लिखने की यदि कला किसी को अंदर है तो वो लिख सकता है, लेकिन आवश्यकता है कि आपको केसेस का नॉलेज हो। तो अभी चूंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर में, तो ज़्यादा कुछ आपसे अपेक्षा नहीं की जा सकती, इसलिए आपको फंडामेंटल राइट्स में ऐसे 6 राइट्स पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो आपके मौलिक अधिकार हैं वो 6 प्रकार के हैं: समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मेरा जो मानना है, यहाँ पे आपको एक फंडामेंटल राइट्स पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और 3 क्वेश्चन जो अधिकांशतः पूछे जाते हैं बेसिक चीज़ें हैं। एक तो समानता के अधिकार पर, जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक दिया गया। एक फ्रीडम का अधिकार भी पूछा जा सकता है, फ्रीडम के अंतर्गत आपको 19 से 22 तक मिलेगा। इस अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 21 भी आता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और आर्टिकल 19 भी आता है जहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इवन आर्टिकल 22 से भी कभी कभी गिरफ्तारी के विरुद्ध जो संरक्षण प्राप्त है आपको, वो भी पूछे जा सकते हैं। तो आप फ्रीडम राइट, इक्वलिटी राइट और एक रेमेडियल राइट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कई बार शोषण के विरुद्ध अधिकार को भी पूछा गया। लेकिन यदि आप इतने 4 कॉन्सेप्ट पढ़ के जाते हो तो शायद आपके आंसर बहुत अच्छे जाएंगे और आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे वहाँ से। और एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 से लेकर 35 तक दिया गया, उसको भी पढ़ के जाइएगा। रिट वगैरह के बारे में पूछा जा सकता है। 5 प्रकार की रिट हैं, हमारे संविधान के द्वारा प्रदत्त की गई हैं, और आर्टिकल 32 के अंतर्गत हम अपने मौलिक अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट से, और आर्टिकल 226 के अंतर्गत हम अपने मौलिक अधिकारों को उच्च न्यायालय से इन्फोर्स करा सकते हैं। लास्ट जो मॉड्यूल है DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर आधारित है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को पढ़िएगा, उसमें कई कैटेगरीज बताई गई हैं, जैसे गांधीयन विचारधारा, सामाजिक विचारधारा। उन विचारधाराओं के आधार पर आपको DPSP को लिखना है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक उनके बारे में बताया गया, और ये वो पॉलिसीज़ होती हैं जिनके आधार पर आपके जो कानून बनते हैं वो इनको आधार बनाकर, उसमें लिखा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य को ये नीति देते हैं कि आप जब नीति बनाएंगे तो इन सिद्धांतों से निर्देशित होकर, समाहित करते हुए अपनी नीतियों का निर्माण करेंगे। स्वास्थ्य के अधिकार के अंतर्गत जैसे आयुष्मान योजना दी गई, समानता के अधिकार के अंतर्गत कई चीज़ें, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आजकल चल रही है। तो ऐसे कई प्रकार के पर्यावरण संरक्षण के लिए जो लॉज आए वो यहाँ पर आर्टिकल 48 से आए, और लोगों को मैटरनिटी लीव मिलती है तो वो भी यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के माध्यम से। तो बहुत कुछ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप आर्टिकल को पूरा याद करने की कोशिश करें। लास्ट है जिसका आज के हमारे देश में बड़ा प्रभाव चल रहा है और इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कई बार माननीय उच्चतम न्यायालय के
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा भी इसको बोला गया कि हमें मौलिक अधिकारों के साथ साथ उतना ही महत्व 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई चैप्टर 4A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। हम अधिकारों की बात तो करते हैं लेकिन कर्तव्यों को भी हमें भूलना नहीं चाहिए और कर्तव्यों की बात करनी चाहिए। इस प्रकार से मैंने जो ये आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सिलेबस है, उसमें लगभग 2, 3, 5 और 11 टॉपिक को शामिल किया है। इन 11 टॉपिक को यदि आप पढ़ते हैं तो नॉर्मली आपको अच्छा पेपर जाने वाला है। यहाँ से आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। आपको आंसर लिखने के लिए ध्यान रखिए, जो मेरे द्वारा आपको सिनॉप्सिस बेस्ड आंसर लिखने के लिए प्रेरित किया जाता है, उस मेथड को जरूर फॉलो करें। मेरा जो पहला वाला वीडियो था मेथड्स ऑफ आंसर राइटिंग, ठीक है, उसको जरूर पढ़ें और उसके आधार पर अपने सब्जेक्ट को अपनी कॉपी के अंतर्गत आंसर में लिखें। LLB फर्स्ट सेम के छात्राओं को टोटल 60 नंबर का आपका पेपर आने वाला है, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं अथवा करके आपके क्वेश्चंस रहेंगे और उनको आप आंसर लिखिए, सिनॉप्सिस दें, सिनॉप्सिस के आधार पर अपने आंसर को डिवाइड करें और अपने कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करें आपके आंसर शीट में। तो एक बार फिर से आपको रिवाइज कर देता हूं कि आपको यूनिटरी एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रकृति के बारे में, संविधान के उद्देश्य का प्रियम्बल के बारे में, संविधान में उल्लिखित अनुसूचियों के बारे में, जो 12 अनुसूचियां दी गई हैं, कुछ सिद्धांत हैं, आच्छादन का सिद्धांत, एक्लिप्स, पुनर्विलोकन का सिद्धांत, जुडिशियल रिव्यू और अधित्यजन का सिद्धांत, वेबर। इनको पढ़ के जाइएगा। फंडामेंटल राइट्स का एक कॉमन कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना ही पड़ेगा कि 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हैं। देन उसके बाद यदि कोई पर्टिकुलर अधिकार पूछा जाता है तो आपके पास लिखने के लिए पर्याप्त मटेरियल रहेगा। क्षमता के अधिकार को पढ़ के जाइएगा, उन आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक दिया गया। स्वतंत्रता के अधिकार को पढ़ के जाइएगा, जिसको 19 से लेकर 22 तक दिया गया है। और रिमेडियल और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को पढ़ के जाइएगा, जिसको 32 से 35। लास्ट में DPSP राज्य के निर्देश सत्ता तो 36 से 51 तक दिए गए हैं और ड्यूटीज़ के बारे में, जिसको 51A में जोड़ा गया है, और ड्यूटीज़ को पढ़ के जाइएगा। आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और लास्ट ऑल्ट का वीडियो मैं आपको 1-2 दिन में टुमारो और लेटर टुमारो में अपलोड कर दूंगा, उसको भी देखिएगा। आपको पढ़ने में आसानी होगी, आपका पेपर भी अच्छा जाएगा। ऐसी संभावनाओं के साथ आप अच्छा पेपर करें। विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।